वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 19 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है राफा क्रॉसिंग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये गाजा पट्टी का मैप है और ये है राफा क्रॉसिंग और ये है इजराइल, ये है मेडिटेरियन सी और ये यहाँ पे है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। तो अब आइए देखते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में राफा बॉर्डर क्रॉसिंग का क्षेत्र एक कथित तौर पर यहाँ पर एक सैन्य हमले की चपेट में आया है, तभी ये चर्चा में आया है क्षेत्र। यहाँ यह गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो भूमि का एक संकीर्ण सा टुकड़ा है। ये 2.3 मिलियन लोगों का यहाँ पर निवास करते हैं। ये इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच घिरा हुआ है। इस पर मिस्र का नियंत्रण है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के क्षेत्र में राफा के माध्यम से गाजा में मानवीय सहायता में प्रवेश का ये एकमात्र संभावित मार्ग है। केवल 2 अन्य सीमा परागमन हैं। इसमें इरेज, ये उत्तरी गाजा में इजराइल के साथ एक सीमा परागमन, और केरेन सालोम, ये इजराइल और के दक्षिणी गाजा के बीच एक वाणिज्यिक क्रॉसिंग है। अब देख लेते हैं कि ये सिनाई पेनिनसुला कहाँ पे है। तो ये इजराइल के पश्चिम में है और इसके उत्तर में मेडिटेरियन सी है। अब आइए देख लेते हैं। ये उत्तर पूर्व मिस्र में स्थित एक त्रिकोण के आकार का एक प्रायद्वीप है। ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली भूमि सेतु के रूप में कार्य करता है। इसकी सीमाओं में उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी है। ये सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में स्वेज नहर है, जिसके पार मिस्र का अफ्रीकी भाग है, और ये सिनाई पेनिनसुला ये एशिया में आता है, ये वाला हिस्सा। इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में स्वेज की खाड़ी और ठीक दक्षिण में लाल सागर से भी लगती है। सिनाई से अकावा की खाड़ी दक्षिण पूर्व में लगती है। मिस्र के सिनाई में जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ समुद्री सीमाएं भी साझा करता है। हमारा अगला आर्टिकल है RISC-V प्रौद्योगिकी के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में चिप डिजाइन क्वालकॉम ने कहा है कि वह RISC-V प्रौद्योगिकी पर आधारित एक चिप का उपयोग करके स्मार्ट वॉच जैसे पहनने योग्य उपकरण बनाने के लिए अल्फ़ाबेट के गूगल के साथ एक साझेदारी कर रहा है। तभी ये चर्चा में है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक ओपन सोर्स तकनीकी है जिसका उच्चारण 5 जोखिम यानी 5 रिस्क हैं। इसमें ये एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अंतिम जो अनुप्रयोग को लक्षित करने वाले कस्टम प्रोसेसर के विकास के लिए किया जाता है। इसे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन के सेट कंप्यूटर की अवधारणा पर निर्मित और प्रोसेसर की 5वीं पीढ़ी माना जाता है। इसे RISC सिद्धांतों पर आधारित एक ओपन सोर्स कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए UC बर्कले में एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे प्रारंभ में अकादमिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। इसके मानक विकसित होने के बाद वर्तमान में इसका प्रबंधन RISC-V इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। RISC-V कैसे काम करता है? तो एक ओपन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर के रूप में RISC-V को ISA के पीछे वैश्विक गैर लाभकारी संगठन RISC-V इंटरनेशनल के सदस्य कंपनियों द्वारा परिभाषित किया गया है। एक ऐसी आशा है कि सहयोग के माध्यम से सदस्य कंपनियां डिजाइन स्वतंत्रता की नई डिग्री को बढ़ावा देते हुए प्रोसेसर नवाचार के नए रास्ते में योगदान कर सकती हैं। इसमें निर्देशों का एक छोटा सा मुख्य समुच्चय होता है, जिस पर डिजाइन सभी सॉफ्टवेयर चलते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइनरों को अपने प्रोसेसर को अपने इस तरह से अनुकूलित और निर्मित करने की अनुमति देता है जो उनके लक्षित अनुप्रयोगों के अनुरूप हो। अब देख लेते हैं RISC-V के लाभों में शामिल क्या है। तो इसमें खुली मानक प्रकृति जो पूरे उद्योग के सहयोग और नवाचार की अनुमति देती है।
संपूर्ण RISC-V आर्किटेक्चर में सार्वजनिक डोमेन में बारीकी से जांच की जा सकती है, जिससे पिछले दरवाजे और उसमें छिपे हुए जिसको चैनल को खत्म हो जाएंगे। इसके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं? तो इसमें पहनने योग्य और औद्योगिक IoT और इंटरनेट ऑफ थिंग और घरेलू उपकरण, स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर और डेटा केंद्र आदि इससे बनाए जा सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली मानक के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क सुरक्षा में सुधार और घटना प्रतिक्रिया के समय कम करने के लिए उन्नत और दूरदेशी उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली मानक और विशिष्टताएं 2023 लागू करेगा। अब इसके बारे में जानते हैं। तो उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, घटना प्रतिक्रिया के समय को कम करना और राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर डिजिटल परिवर्तन करना है। नए मानकों में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। इसमें ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एक एकीकृत उपयोगिता गलियारे विकसित करके डिजिटल मार्गों के कार्यक्रम का प्रावधान करता है। ये नए मानकों के तहत ट्रैफिक नियमों के डिजिटल परिवर्तन पर जोर देने के लिए मौजूदा BIDS कैमरों को वीडियो घटना का पता लगाने और परिवर्तन प्रणाली BIDS यानी वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम BIDES इसमें बदल दिया जाएगा। व्यापक कवरेज के लिए इन कैमरों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 किलोमीटर पर स्थापित किया जाएगा और कैमरे से प्राप्त फीड को हर 100 किलोमीटर पर स्थित कमांड पर नियंत्रण केंद्रों पर एकीकृत किया जाएगा। जब वाहन की गति की पहचान प्रणाली को BIDES में एकीकृत किया गया है, जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों के उपयोग को अनुकूलित करता है। BIDES पहचान की गई घटना के आधार पर मार्ग पर गश्त करने वाले वाहनों को एम्बुलेंस को संचेत करेगा और ई चालान निर्मित करेगा। ये आसपास के संदेश बोर्डों पर अलर्ट रिले करेगा या आसपास के यात्रियों को राजमार्ग या यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचनाएं भेजेगा। ये उपाय प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के लिए इनपुट प्रदान करके आपदा प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये राजमार्ग की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को ऑनलाइन साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे एजेंसियां और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं दोनों को इसमें मदद मिलेगी। अब आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है लिम्फेटिक फाइलेरिया के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 2023 में बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो तभी चर्चा में आइए देख लेते हैं। इसे सामान्यतः एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इसका एक पैर बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। अब आइए देखते हैं। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है और इसका संक्रमण फाइलेरिया परजीवी मच्छरों के माध्यम से और मनुष्यों में संचारित होता है। ये लसिका प्रणाली को खराब करता है और शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि के कारण बन जाता है, जिससे ये दर्द, गंभीर विकलांगता और सामाजिक कलंक इसको लोग बहुत हे की नज़र से भी देखते हैं। जिसको फाइलेरिया हो जाता है, एक इसका मोटा दिखाई देता है, एक पतला। आइए देखते और इसके कारण क्या है। तो ये फिलारिडिया परिवार के नेमाटोड के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। ये धागे जैसे फाइलेरिया कृमि 3 प्रकार के होते हैं। इसमें बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो 90% मामलों के लिए जिम्मेदार है, और ब्रुगिया मलई ये शेष अधिकांश मामलों के लिए इसका कारण बनता है, और ब्रुगिया टिमोरी ये भी कुछ रोग होता है, ये भी इसका कारण होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें लसिका फाइलेरिया से पीड़ित प्रत्येक 3 में से 2 लोगों को गंभीर लक्षण नहीं होते हैं,
लेकिन ये सामान्यतः फाइलेरिया के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। कुछ लोग को सूजन, लिम्फेडेमा, हाइड्रोसील और इडिमा का अनुभव हो सकता है। अब देखते हैं इसके उपचार क्या हो सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए निवारक कीमोथेरेपी रणनीति हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश की है। एमडीए में जोखिम वाली संपूर्ण आबादी में दवा एक वार्षिक खुराक देना होता है। इसमें लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए वैश्विक पहल क्या है? तो WHO का रोड मैप है 2021 से 30 के बीच 20 बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन या उन्मूलन के लिए वैश्विक लक्ष्य और इसके मील के पत्थर के रूप में निर्धारित करना है, मतलब इसको खत्म करना है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम, इसकी स्थापना WHO ने कृमिनाशक दवाओं के मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संक्रमण के संचरण को रोकने तथा रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता रोकथाम के माध्यम से बीमारी से प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए ये पहल की है। इस बीमारी पर WHO की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 19 देशों में इसे खत्म करने के लिए इसको सफल रहे हैं। 19 देश को खत्म करने के लिए सफल रहे हैं। 19 देशों में से 11 देश WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के हैं। इसमें लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस क्षेत्र में इस रोग को सफलतापूर्वक खत्म करने वाला 11वां देश है। ध्यान रखना 11वां देश कौन है? तो इसमें ये है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस क्षेत्र लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 11वां क्षेत्र है इसको फाइलेरिया को खत्म करने वाला। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र, इसमें बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड है। अफ्रीकी क्षेत्रों में मलावी और टोगो हैं। हमारा अगला आर्टिकल है गिनी की खाड़ी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप और यहाँ पे ये गिनी की खाड़ी, ये है रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी। अब आइए देख लेते हैं। और ये गिनी की खाड़ी है, ये है अटलांटिक सी। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना जहाज INS सुमेधा ने अभी हाल ही में गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में नाइजीरिया के लागोस में बंदरगाह का दौरा किया है। ये उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तर पूर्वी भाग है जो अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये प्राइम मेरिडियन और भूमध्य रेखा के जंक्शन पर प्राइम मेरिडियन और भूमध्य रेखा के जंक्शन पर 0 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ और 0 डिग्री 0 मिनट ईस्ट पर पाया जाता है। ये क्षेत्र 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 6000 किलोमीटर समुद्री तट है। इसमें एक संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है। इसमें गर्म उष्णकटिबंधीय पानी है, जिसमें अपेक्षाकृत कम लवणता है क्योंकि इसमें गिरने वाली जो नदियां हैं और उसके उच्च क्षेत्र में उच्च वर्षा भी होती है। इसकी प्रमुख सहायक वोल्टा और नाइजर नदियां हैं। इसकी तटरेखा तो एक गिनी की खाड़ी के किनारे स्थित 16 तटीय देश अंगोला, बेनिन, कैमरून, कोट दी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, गिनी, इक्वाडोरियल गिनी, गिनी बेसाऊ, गैवान, नाइजीरिया, घाना, साओ टोमे और प्रिंसिपे, टोगो और सियरा लियोन हैं। इसमें मैप में भी दिखाए गए हैं ये सारे देश, आप पॉज करके देख लेना। आइए देखते हैं। ये खाड़ी एक तटीय क्षेत्र अधिकार का निचला और मैंग्रोव दलदलों और उसके लैगून से घिरा हुआ है। गिनी की खाड़ी की तटरेखा उल्लेखनीय रूप से दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपीय मार्जिन, जो कि ब्राज़ील के गुयाना तक चलती है, इसके समान है। इस प्रकार महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत की पुष्टि होती है। गिनी की खाड़ी क्षेत्र में दुनिया के कुल पेट्रोलियम भंडार का 35% यहाँ से भी अधिक यहाँ हिस्सा है। ये व्यापक समुद्री डकैती के कारण ये दुनिया की सबसे खतरनाक खाड़ियों में से एक है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ साथ ये पश्चिमी अफ्रीकी के कई देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अब आइए देख लेते हैं INS सुमेधा क्या है। ये एक स्वदेशी निर्मित सरयू श्रेणी की नौसेना अपतटीय गश्ती जहाज है का तीसरा जहाज है। ध्यान रखना है, सुमेधा एक सरयू श्रेणी की नौसेना अपतटीय गश्ती जहाज है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे 7 मार्च 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
ये विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य ईईजेड निगरानी करना और समुद्री डकैती रोधी गश्त, बेड़े के समर्थन संचालन, अपतटीय संपत्तियों को समुद्री सुरक्षा प्रदान करना और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के लिए स्कॉट संचालन करना है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसका विस्थापन 2230 टन है और इसकी लंबाई 105 मीटर और बीम यानी चौड़ाई 12.9 मीटर है। इसमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर पैकेज लगा हुआ है। ये एक एडवांस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को अपने साथ ले जा सकता है। इस जहाज में 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय नौसेना में तैनात अपनी तरह का सबसे बड़ा इंजन है, जो इसे 25 समुद्री मील की अधिकतम गति तक पहुंचने में इसकी मदद करता है। 16 समुद्री मील यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर 6000 समुद्री मील यानी 11,000 किलोमीटर की सीमा के साथ अपतटीय गश्ती जहाज विस्तारित मिशन और संचालन के लिए ये उपयुक्त है। हमारा अगला आर्टिकल है सप्तकोशी उच्च बांध के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत ने प्रस्तावित सप्तकोशी हाई बांध की ऊंचाई कम करने पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि बांध के ऊपरी हिस्से में बड़े पैमाने पर भूमि जलमग्न होने की संभावना को लेकर नेपाल हमेशा उसने चिंताएं व्यक्त की हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण नेपाल की सप्तकोशी यानी भारत में कोसी नदी के जो नाम से जानी जाती है उसको नेपाल में सप्तकोशी नाम से जानते हैं, यहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करना और जल विद्युत उत्पादन करना है। यह कोसी समझौते के तहत भारत और नेपाल सरकार की एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसमें प्रस्तावित स्थान नेपाल के सुनसारी जिले में बराह क्षेत्र मंदिर पर 1.6 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है। देख लेते हैं कोसी नदी के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो कोसी नदी, जिसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, यह एक सीमा पार नदी है जो भारत और नेपाल में दोनों में होकर बहती है। ये नेपाल का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से भी एक है। इसका जलमार्ग तो ये तिब्बती पठार से निकलती है और हिमालय को पार करती हुई और महाभारत श्रृंखला और शिवालिक पहाड़ियों से होकर बहती है और पूर्वी नेपाल के मैदानी इलाकों तक पहुंचती है और ये अंत में भारत की गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 729 किलोमीटर यानी 453 मील है। अब इसका देख लेते हैं। ये देखो, ये है सप्तकोशी, इसको नेपाल में सप्तकोशी बोलते हैं और ये यहाँ से तिब्बत प्लेटू से निकलती है और ये नेपाल होते हुए भारत में आती है और ये गंगा नदी से मिल जाती है। ये हमारी गंगा नदी है। आइए देखते हैं इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसमें एक कोसी नदी की सीमाओं से घिरी हुई है। इसे उत्तर में यारलुंग जांगबो नदी और पूर्व में महानंदा नदी और पश्चिम में गंडक, दक्षिण में गंगा के अलग करती है। इसकी सहायक नदियां कुछ हैं, तो इसमें इंद्रावती, सुनकोशी, तमाकोशी, लिखू, दूध कोसी, अरुण और तमोर कोसी नदी प्रणाली की प्रमुख 7 इसकी सहायक नदियां हैं। ये 7 सहायक नदियां इनसे त्रिवेणी में मिलती हैं, जहां से इसे सप्तकोशी कहा जाता है। पिछले 250 वर्षों में कोसी नदी ने अपना मार्ग बदलने के लिए ये फेमस है और ये भारी गाद के कारण इसकी प्रकृति अस्थिर होती है। कोसी नदी जिसे अक्सर बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये हर साल विनाशकारी बाढ़ और पर्याप्त क्षति बिहार के क्षेत्र को पहुंचाती है। हमारा अगला आर्टिकल है करकुमा काकचिंगेस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये एक फूल है। तो अभी मणिपुर में 3 शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक नई फूल की पौधे की प्रजाति का खोज किया है और ये नई प्रजाति का नाम करकुमा काकचिंगेस रखा है। करकुमा काकचिंगेस के बारे में जान लेते हैं। तो ये मणिपुर में खोजी गई एक नई फूल वाली पौधे की प्रजाति है। ये पौधा, इसमें फूल आता है। ये एंजियोस्पर्मिक परिवार जिंगिबेरासी का सदस्य है, जिसमें कुरकुमा यानी हल्दी, अदरक और इलायची जैसी प्रसिद्ध पौधे शामिल हैं। यह एक मजबूत पौधा है
जो 8 फीट तक लंबा होता है, जिसमें बड़े टर्मिनल पुष्पक्रम होते हैं। ये मणिपुर के काकचिंग जिले में सेकमाई नदी के किनारे फलता फूलता पाया जा गया है। ये करकुमा लोंगा, जिसे स्थानीय रूप से युगुंग के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना, इसको मणिपुर में स्थानीय रूप से युगुंग कहते हैं। और थाईलैंड में इसकी एक प्रजाति कुरकुमा फ्रायबान से काफ़ी मिलता जुलता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि थाईलैंड में इसके जैसा कोई एक पौधा पाया जाता है, तो उसका नाम है कुरकुमा फ्रायबान। इससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन बहुत कड़वे स्वाद के साथ इसके नींबू के पीले प्रकंदों के कारण ये अलग है। इसे ICN की रेड लिस्ट श्रेणी के अंतर्गत डेटा डिफिशियंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुरकुमा पौधों का महत्व क्या होता है? तो ये हल्दी सहित कई कुरकुमा प्रजातियों, व्यंजनों और पारंपरिक दवाओं, मसालों, रंगों, इत्र, सौंदर्य प्रसाधनों और सजावटी पौधों के रूप में इनका उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। करक्यूमिन और करक्यूमा प्रजातियों में पाए जाने वाले कई करक्यूमिनोइड्स वाले विषैले पॉलीफेनोलिक यौगिक हैं, जिसमें जैविक गतिविधियां होती हैं। करकुमा प्रजाति इसके आवश्यक तेल में ये विभिन्न प्रकार की औषधीय गुण होते हैं, जिसमें सूजन रोधी, कैंसर रोधी और मधुमेह रोधी, हेपेटाइटिस, डायरिया रोधी और कार्मिनेटिव, मूत्रवर्धक, गठिया रोधी, हाइपोटेंसिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और एंटीवायरल, कीटनाशक आदि की बहुत भरकम विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है चकमा जनजाति के बारे में, यानी चकमा कौन है, तो आइए देख लेते हैं। अभी त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एक एकल न्यायाधीश पीठ ने हाल ही में प्रशासन से पिछले साल ईसाई धर्म अपनाने वाले 2 आदिवासी चकमा परिवारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है, तभी ये चकमा चर्चा में आए हैं। तो चकमा ये दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव हिल्स ट्रैक्ट्स क्षेत्र के मूल निवासी सबसे बड़े जातीय समूह में से एक है। ये उनकी अपनी सदियों पुरानी संस्कृति, भाषा और लिपियां हैं। वे मुख्य रूप से बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों, म्यांमार के चिन और अराकान प्रांतों, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम बंगाल के में कुछ परिवारों में ये रहते हैं। इनकी जनसंख्या, तो चकमा की आबादी इन चकमाओं की आबादी लगभग 5.5 लाख होने का इस अनुमान है, और इन्हें अधिकांश लगभग 3 लाख लोग इनके ये बांग्लादेश के चटगांव इलाकों में रहते हैं। मिजोरम राज्य में भी लगभग ये 80,000 से चकमा रहते हैं। तो ये किस धर्म का पालन करते हैं? तो अधिकांश चकमा थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जो जीववाद और हिंदू धर्म के पहलुओं से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक चकमा गांव में एक बौद्ध मंदिर, इसको कांग ये लोग बोलते हैं, और बौद्ध पुजारियों या भिक्षुओं को भिक्षु कहा जाता है। उदाहरण के लिए चकमा लोग लक्ष्मी जैसे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें फसल की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका समाज कैसा होता है? तो चकमाओं को कुलों यानी गोजों और गोजों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे उपवर्गों यानी गुट्टियों में विभाजित किया जाता है। ये एक उपकुल के सदस्यों को एक दूसरे से विवाह करने की इनमें मनाही होती है। ये भाषा, तो चकमाओं की भाषा, ये चकमा बंगाली यानी बांग्ला की एक बोली बोलते हैं, और ये इनका मानक बंगाली वर्णमाला का उपयोग करते हैं। ये कृषि पद्धतियों में, तो कृषि पद्धतियों में झूम खेती करते हैं, जिसे झूम कृषि यानी झूम या कल्टीवेशन कृषि कहते हैं। वे अपनी झूम सब्जियों और मसालों के साथ साथ धान, मक्का, कपास और तिल आदि भी उगाते हैं। वे निचली भूमि पर खेती करने की भी कला को जानते हैं। अब देख लेते हैं थेरवाद। ये थेरवाद के अनुयायी हैं, तो थेरवाद शब्द चर्चा में आया है। तो देख लेते हैं थेरवाद बौद्ध धर्म के बारे में मुख्य तथ्य। तो थेरवाद ये बुजुर्गों का सिद्धांत, इसका मेन मतलब होता है ये बौद्ध धर्म के स्कूल, मतलब जो बौद्ध धर्म का स्कूल नाम है, जो पाली कैनन या टका में अपनी शास्त्रीय प्रेरणा लेता है, जिसे विद्वान आमतौर पर बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है। दूसरी है महायान बौद्ध धर्म। दक्षिण एशिया या इसमें श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा में अपने ऐतिहासिक प्रभुत्व के कारण थेरवाद को
उत्तरी बौद्ध धर्म के विपरीत दक्षिणी बौद्ध धर्म के रूप में पहचाना जाता है, जो भारत के उत्तर की ओर तिब्बत, चीन और जापान, कोरिया में स्थानांतरित हुआ। थेरवाद को कभी कभी हीनयान यानी छोटा वाहन, इनका मतलब होता है हीनयान का छोटा वाहन, इसके रूप में पहचाना जाता है, और जो महायान यानी बड़ा वाहन के विपरीत हैं। ये आमतौर तिब्बती बौद्ध धर्म का पर्याय है। ये कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड में प्रमुख धर्म है, और भारत, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, वियतनाम में अल्पसंख्यकों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। मतलब यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग ही थेरवाद का अनुसरण करते हैं। महायान और वज्रयान के विपरीत थेरवाद सिद्धांत और मठवासी अनुशासन के मामले में रूढ़िवादी हैं। इनकी मान्यताएं तो ये थेरवाद बौद्ध धर्म व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रयास और व्यक्तिगत ज्ञान या निर्वाण की खोज पर जोर देता है। मठवासी जीवन, ध्यान और नैतिक आचरण इस मार्ग के केंद्र में है। संपूर्ण मठवासी समुदाय को संघ कहा जाता है। सभी बौद्ध परंपराओं की तरह थेरवाद बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों का समर्थन करता है, जिसमें दुख की प्रगति यानी दुखा, और उसके कारण उसकी समाप्ति और समाप्ति का मार्ग, जो कि अष्टांगिक मार्ग है, इसको रेखांकित करता है। थेरवाद बौद्ध धर्म में ध्यान एक केंद्रित अभ्यास है, यानी ध्यान करना होता है इनमें, और माइंडफुलनेस यानी सती और अंतदृष्टि ध्यान यानी विपासना किया जाता है। ये गलत टाइप हो गया। इसका आत्मज्ञान के रूप में ये प्रमुख तत्व है। थेरवाद बौद्ध कर्म के नियमों में विश्वास करते हैं। इसका अर्थ होता है कि वे किसी भी कार्यों के परिणाम, थेरवाद बौद्ध कर्म के नियम में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी कार्यों के परिणाम इसमें हो सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है मुथुवन जनजाति के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तमिलनाडु के वन विभाग के अनुसार मुथुवन जनजाति नीलगिरी तार संरक्षण परियोजना का हिस्सा होगी। ये जनजाति केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती पहाड़ी जंगलों में रहती है। ये थोड़ी भिन्न बोलियां बोलते हैं और एक दूसरे को मलायम मुथुवन और पड्डी मुथुवन कहते हैं। ये जीववादी और आत्मा के उपासक होते हैं, जो वन के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि उनके पूर्वज की आत्माएं पहाड़ी जंगलों में सर्वप्रथम प्रवासी हैं, मतलब उनकी आत्माएं यहीं जंगलों में रहती हैं। ये अपने पारंपरिक ज्ञान के साथ वन्य जीव के जीवन के साथ सह अस्तित्व के लिए जाने जाते हैं। ये आदिवासी लोग शासन को एक अनूठी प्रणाली का पालन करते हैं, जिन्हें कानी प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक गांव का नेतृत्व एक कानी करता है, जो गांव के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। ये बेहद प्रभावी पारंपरिक दवाओं के विशेषज्ञ भी हैं। ये दवा को गोपनीय रखकर अगली पीढ़ियों पर प्रसारित किया करते हैं अपना। इनका व्यवसाय क्या होता है? तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, जो कि रागी, इलायची और लेमन घास जैसे कई उत्पादों का उत्पादन ये करते हैं। अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। इस परियोजना के तहत तमिलनाडु सरकार सर्वेक्षण और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के माध्यम से नीलगिरी तार आबादी का बेहतर समझ विकसित करने के लिए ये योजना बना रही है। इन्हें पुराने आवास स्थलों में बसाना है इसका मुख्य उद्देश्य, और आसन खतरों का समाधान उसको खोजना, प्रजातियों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा, और समय अवधि परियोजना को 22 से 27 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू करना इसमें शामिल किया गया है। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।